अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और इससे पहले अपन जीवाणु जो होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। आज जो अपन लैंगिक जनन पढ़ेंगे। लैंगिक जनन 3 वीडियो द्वारा होता है। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वो सब देखेंगे अपन बहुत विस्तृत से, और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते अपन। लैंगिक प्रजनन, ठीक है, किस में पढ़ेंगे अपन? जीवाणुओं में। ठीक है, जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन अलैंगिक प्रजनन पढ़ चुके हैं। जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन 3 विधियों द्वारा होता है। ये याद रखना, आपकी कितनी विधियाँ होती हैं लैंगिक प्रजनन की? 3। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहली जो विधि आती है आपकी संयुग्मन। ठीक है, या जिसको अपन कंजुगेशन बोलते हैं। जीवाणु जैसे ई कोलाई में संयुग्मन की खोज लेडरबर्ग एवं टाटम ने, ठीक है, 1964 में की थी। ठीक है, जो जीवाणु में संयुग्मन की खोज जो है लेडरबर्ग और टाटम ने की थी 1964 में। सामान्य दशाओं या प्राकृतिक में होने वाला लैंगिक प्रजनन है। ठीक है, ये जो संयुग्मन है क्या है? सामान्य दशा या प्राकृतिक दशाओं में होने वाला। जीवाणु में 2 प्रकार की अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो जीवाणु होते हैं उनमें 2 टाइप्स की सेल होती है, जिसमें अपन मेल सेल जो होगी है ना, जिसको नर कोशिका या दाता कोशिका बोलेंगे, डोनर सेल। ठीक है, या उसे F+ कोशिका भी बोलते हैं। दूसरी जो होती है आपकी फीमेल सेल, या उसको रेसिपिएंट सेल बोलते हैं, या F- सेल बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं अपन F+ और F- सेल्स क्या होती है। देखिए सबसे पहले आती है नर कोशिका या दाता कोशिका, जिससे अपन डोनर सेल बोलते हैं। ठीक है, इसे F+ कोशिका कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में विशेष प्रकार के पिल्ली पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें F कारक या प्लाज्मिड पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है? विशेष प्रकार के पिल्ली पाए जाते हैं, जिनमें F कारक या विशेष प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। ठीक है, या प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो सेल आती है आपकी मादा कोशिका या ग्राह्य कोशिका, जिसको रेसिपिएंट सेल बोलते हैं। देखिए मादा कोशिका, ग्राह्य कोशिका या रेसिपिएंट सेल, इसमें पिल्ली या F कारक या प्लाज्मिड नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है? पिल्ली और F कारक या प्लाज्मिड जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। इस कारण इसे F- कोशिका, वो जो थी आपकी F+ सेल थी जिसमें पिल्ली और F फैक्टर दोनों प्रेजेंट थे, इसमें दोनों अब्सेंट है, इसलिए F- कोशिका या रेसिपिएंट सेल बोलते हैं। लैंगिक प्रजनन के समय F+ और F- कोशिकाएं आपस में आकर नर कोशिका की पिल्ली की सहायता से जुड़ जाती हैं। जब लैंगिक प्रजनन होगा तो दोनों प्रकार की सेल्स क्या होती हैं? नर कोशिका में जो पिल्ली पाई जाती है उसकी सहायता से जुड़ जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अपन। देखिए इसमें आगे देखते हैं, इन्हीं पिल्ली से बाद में एक संयुग्मन नलिका बनती है। ठीक है, ये जो पिल्ली होती है इनसे ही क्या होता है? कंजुगेशन ट्यूब बनती है। इसी संयुग्मन नलिका के माध्यम से नर के F प्लाज्मिड या कारक DNA एक स्टेन मादा कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। क्या होता है कि 2 सेल्स रहती है। ठीक है, ये 2 सेल्स जो होती है आपस में पिल्ली के द्वारा जुड़ जाती है, और यहाँ पर एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। अब क्या होता है कि जो नर कोशिका में प्लाज्मिड या जिसे अपन DNA स्ट्रैंड कहते हैं, वह मादा कोशिका में इस कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, स्थानांतरण के पश्चात दोनों कोशिकाओं में उपस्थित DNA का एक प्रतिवलन अपने दूसरे स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है। इसके बाद क्या होगा कि दोनों कोशिकाएं जैसे F+ और F- में जो DNA का एक स्ट्रैंड होता है अपने प्रतिवलन दूसरे स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है। यहाँ इस प्रकार के F कारक का स्थानांतरण F+ कोशिका से F- कोशिका में होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो F फैक्टर रहता है उसका स्थानांतरण F+ सेल जो रहती है आपकी उससे F- सेल्स में होता है। ठीक है, F- कारक के स्थान के पश्चात अब F+ कारक के स्थानांतरण के पश्चात क्या होगा कि जो F- कोशिकाएं हैं वह भी F+ कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसको डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं अपन कि यहाँ पर आपको 2 टाइप की सेल दिख रही है।
इसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट है, इसमें एफ फैक्टर अब्सेंट है, ठीक है, ये एफ माइनस बैक्टीरियम और ये एफ प्लस बैक्टीरियम। अब क्या होगा कि इसका जो एफ फैक्टर इसमें ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर जो सेल बनेगी एफ प्लस फैक्टर बनेगी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार का जो होता है उससे बोलते हैं कंजुगेशन या संयुग्मन नलिका द्वारा प्रजनन, ठीक है। सेकंड जो टाइप आता है आपका रूपांतरण, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सी बार पूछा गया कि रूपांतरण की खोज किसने की थी। जीवाणुओं में रूपांतरण विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन की खोज ग्रिफिथ ने 1928 में किया था। जो जीवाणुओं में रूपांतरण विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है उसका खोज जो है ग्रिफिथ ने 1928। यह प्रक्रिया प्रायोगिक परिस्थितियों में ही होती है, ठीक है। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के दौरान देखा कि जब डिप्लोकोकस न्यूमोनी के ऊष्मा उपचारित कर मृत संक्रामक प्रभेद को, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी था, ठीक है, उसको ऊष्मा से उपचारित करके मार दिया उसको, है ना। अब उसका जो संक्रामक प्रभेद था, संक्रामक प्रभेद को क्या किया, असंक्रामक प्रभेद के साथ रखा, है ना। जो वायरुलेंट था आपका उसको ए वायरुलेंट के साथ रखा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं अपन। देखिए, तो संक्रामक प्रभेद का आनुवांशिक डीएनए असंक्रामक प्रभेद वाले जीवाणुओं में स्थानांतरित हो जाता है। जब दोनों को पास पास में रखते हैं, जिसमें एक वायरुलेंट होता है एक नॉन वायरुलेंट होता है, ठीक है, एक अवायरुलेंट होता है एक वायरुलेंट होता है ना। जब दोनों को पास पास में रखते हैं तो वायरुलेंट का जो डीएनए होता है अवायरुलेंट में स्थानांतरित हो जाता है तथा उसे संक्रामक बना देता है, ठीक है। इस विधि में भी डीएनए का स्थानांतरण होता है, इस कारण से लैंगिक प्रजनन मानते हो रूपांतरण का। इसमें भी क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसमें भी डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है, इसमें भी डीएनए का स्थानांतरण है, ठीक है। इसलिए इसे लैंगिक प्रजनन का प्रकार मानते हुए इसे रूपांतरण कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये डीएनए इसमें ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र होने के बाद डीएनए, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाता है एक में और एक में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डीएनए का स्थानांतरण एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स में होता है, जिसको अपन रूपांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरण। तीसरा जो प्रकार आता है आपका पारक्रमण, जिसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। जीवाणुओं में पारक्रमण की खोज जिंडरबर्ग एवं लेडरबर्ग ने 1952 में की थी, ठीक है। जो पारक्रमण है उसकी खोज जो है जिंडरबर्ग और लेडरबर्ग ने 1952 में की थी। ने साल्मोनेला टाइफूरियम में किया था, ठीक है, इसकी खोज की थी साल्मोनेला टाइफूरियम। इस विधि में भी डीएनए का स्थानांतरण होता है। ये जो विधि होती है इसमें भी डीएनए का स्थानांतरण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि डीएनए जो है एक बैक्टीरियोफेज जीवाणु के द्वारा स्थानांतरित होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर डीएनए को जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में, ठीक है, एक जो जीवाणु कोशिका होती है उसको दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भेजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा कार्य किया जाता है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा। देखिए आगे देखते हैं इसमें। जब कोई जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका पर संक्रमण करता है, ठीक है, जब भी कोई जीवाणु भोजी, मान लेते एक सेल है, ठीक है, इस पर ये जीवाणु भोजी आपका अटैक करता है ना, तो इसका जीवाणु भोजी का जो अनुवांशिक पदार्थ रहता है, ठीक है, वो अनुवांशिक पदार्थ इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, जीवाणु कोशिका में संक्रमण करता है। तो सर्वप्रथम जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, ठीक है। जो जीवाणु भोजी होता है, जीवाणु भोजी का शेप कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो प्रवेश करता है वहाँ पर द्विगुणन बहुत से फेज डीएनए बनाता है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पर प्रवेश करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, द्विगुणन स्टार्ट हो जाता है और डीएनए के बहुत सारे फेज बन जाते हैं। अब इसी समय क्या होता है, जीवाणु कोशिका के डीएनए का विखंडन हो जाता है, ठीक है। इसी समय जब किसी बैक्टीरियोफेज का डीएनए किसी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो वहाँ पर द्विगुणन होता है और उसी समय क्या होता है, जीवाणु कोशिका का विखंडन होने लगता है जो डीएनए होता है, और यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। क्या होगा, विखंडन होगा, जिससे जो मेन डीएनए होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इनमें से कुछ टुकड़े कभी कभी जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ संलग्न हो जाते हैं, है ना। जो डीएनए के खंड रहते हैं और जो जीवाणु भोजी का डीएनए होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, संलग्न हो जाते हैं। इस समय
इस नए डीएनए के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बन जाता है, ठीक है। तथा जीवाणु कोशिका के अंदर बहुत से बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं, ठीक है। ये सेल्स रहती हैं, इसमें छोटे छोटे डीएनए के खंड होते हैं और इस सेल्स में क्या होगा, आपको बहुत सारे बैक्टीरियोफेज दिखाई देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज इसमें बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। जब ये जीवाणु भोजी अन्य जीवाणु पर संक्रमण करते हैं तो जीवाणु भोजी का डीएनए अपने साथ संलग्न जीवाणुविक डीएनए सहित नई जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब भी ये जीवाणु भोजी किसी अन्य कोशिका पर संक्रमण करेगा तो इसका जो डीएनए रहता है और जो जीवाणुविक डीएनए रहता है, ये सभी क्या होते हैं, उस जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक जीवाणु कोशिका का डीएनए जीवाणु भोजी की सहायता से दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। इसमें किसका यूज़ किया जाता है, जीवाणु भोजी का, ठीक है। देखिए डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं, ये जीवाणु भोजी किसी बैक्टीरियल सेल पर अटैक करा तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र हो गया, है ना। ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हुआ कि जो डीएनए था वो उस मेन डीएनए के साथ जुड़ गया। उसी समय क्या हुआ कि ये जो डीएनए छोटे छोटे खंड में टूट जाता है ना, और एक जीवाणु कोशिका के अंदर आपको ये जो मेन डीएनए था, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो गए इसके। और फ्रेगमेंट होने के बाद क्या हुआ कि एक जीवाणु कोशिका के अंदर आपको बहुत सारे बैक्टीरियोफेज दिखाई देने, बाद में ये इससे स्वतंत्र हो जाते हैं और नए बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो होता है इसको पारक्रमण बोलते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।